तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने आर्ट एंड कल्चर को तीन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया कि एक होता है आपका विजुअल आर्ट, एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट और एक होता है आपका मिसलेनियस आर्ट। सबसे पहले हमने विजुअल आर्ट को डिस्कस किया जिसकी चार कैटेगरीज थी। एक आर्किटेक्चर, दूसरा स्कल्पचर, तीसरा पॉटरीज एंड फोर्थ था पेंटिंग्स। इनको डिस्कस करने के बाद हमने उसके सेकंड सेगमेंट को स्टार्ट किया और वो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में पहले हमने लास्ट लेक्चर में डांस को कवर किया था और अब अगर बारी है तो वो बारी है म्यूजिक की। म्यूजिक जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सबसे बड़ा और इंटीग्रल पार्ट है और ये कल्चर नहीं वर्तमान की सोसाइटी का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि रिज्यूम में लिखे जाने वाले अगर सबसे ज्यादा हॉबी को भी अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट हॉबी है जहां व्यक्ति लिख देता है लिसनिंग म्यूजिक। म्यूजिक जिसको ऐसे तो एक सेपरेट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, पर एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जो मिक्स ऑफ है म्यूजिक, डांस और ड्रामा की। इन तीनों को एक ही साथ देखा गया और ये वर्तमान से नहीं, ये एंशिएंट टाइम पीरियड से देखा गया। अगर हम ओल्डेस्ट लिटरेचर या म्यूजिक के बारे में बात करें तो हम शुरुआत कर सकते हैं म्यूजिक इन इंडिया से। और म्यूजिक इन इंडिया के अगर स्टार्ट देखा जाए तो इसका अर्लीस्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ओल्डेस्ट सामवेद से, क्योंकि भारत का एक सेकेंड वेदा के रूप में जाने वाला सामवेद वो म्यूजिक के ऊपर अर्लीस्ट टोन या टेक्स्ट था, जिसमें ऋग्वेदा में जो भी प्रेयर्स और रिचुअल्स दे रखी थी उन प्रेयर्स और रिचुअल्स को एक रिदमेटिक व्यू जो है वो दिया गया, रिदम्स दी गई, वो सामवेद में दी गई। तो अर्लीस्ट टेक्स्ट ये देखा जाए तो वो आपका सामवेद आता है और इसी के उपवेदा में अगर कोई सा वेद जाना जाता है तो वो आपका गंधर्व वेद जाना जाता है। अगर संगीत के बारे में हम बात करें तो ये जो संगीत है, ये संगीत दो अलग अलग शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना सम और गीत। सम मीन्स होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट और प्रॉपर, वही गीत का मतलब जो होता है वो सिंग। सो इन दोनों से मिलकर जो बना एक सिंगुलर फॉर्म में वो बना संगीत। और यहीं से निकलकर अगर देखा जाए तो कभी भी सिर्फ सिंगिंग से कंटेम्पररी नहीं माना गया, इसको जुड़ा माना गया डांस के साथ, इसको ड्रामा के साथ। क्योंकि भरत मुनि का जो लिटरेचर है उस लिटरेचर के आधार पर अगर हम सरंग देव जो है उनके पंडित सरंग देव के आधार स्टेटमेंट को देखा जाए तो उनका कहना है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तरयम संगीतम, या मीन्स उनका कहना है कि गीत, वाद्य और साथ में नृत्य, इन तीनों का जो संगम है वही आपका क्या निकालता है, संगीत निकालता है। अर्लीस्ट अगर म्यूजिक की कहीं से शुरुआत मानी गई तो वो नारद से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नारद इज द फर्स्ट पर्सन हु हियर द मैसेज फ्रॉम द गॉड, और वो म्यूजिकल फॉर्म में था, वो संगीत में था, और वहीं से म्यूजिक की जो शुरुआत है वो शुरुआत देखने को मिलती। नारद इज सपोज टू द बेसिक्स ऑफ ऑल क्रिएशन, और भरत मुनि का जो नट्य शास्त्र है वो कई सारे इसके चैप्टर्स जो है वो म्यूजिक पर कंटेन करता है, और भरत मुनि म्यूजिक को एक नृत्य, गायन और वादन के रूप में ही डिफाइन करते हैं। तो म्यूजिक को हम सेपरेट कैटेगरी के रूप में देख जरूर रहे हैं, पर इन रियलिटी अगर म्यूजिक को देखा जाए तो वो उन्हीं डांस फॉर्म के साथ, वादन के साथ में जो है इंक्लूड होता है। अगर हम भारत में म्यूजिक पैटर्न को देखा जाए तो उसको तीन पिलर्स में क्लासिफाई करते हैं कि म्यूजिक के तीन पिलर्स होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है राग और तीसरा होता है ताल। अगर कोई चीज स्वर में, राग में और ताल में है तभी वो संगीत कहलाया जाएगा, वरना उसे हम शोर कहते हैं, उसे हम आवाज कहते हैं। सारा कोई बजना अगर कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से म्यूजिक या कहीं से टोन निकल कर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वो म्यूजिक नहीं। जब तक वो स्वर में नहीं है, जब तक वो राग में नहीं है, जब तक वो ताल में नहीं है, बाकी सब शोर शराबा है, आवाजें हैं, डिस्टर्बेंस है। तो उस म्यूजिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये तीन पिलर्स। सबसे पहला पिलर जिसे कहा गया स्वर। स्वर, पिच और टोन, किस तरह से हम चीजों को रख रहे हैं, क्या पिच उस चीज का है, दायरा क्या है उसका, स्वर, वहीं से स्वर निकलता है। इसे हम नोट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रिमिटिव साउंड जो ओम से इसकी शुरुआत हुई, ओम से ही स्वर का बर्थ जो है वो बर्थ माना गया, और वर्तमान में म्यूजिक के आधार पर 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये वो 7 स्वर जो कहीं ना कहीं आपके म्यूजिक का बेस होता है। अच्छा, कोई मेरे आवाज को लेकर म्यूजिक को जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह से मैंने सारे गामा पाधा नहीं बोला तो मैं म्यूजिकल आदमी नहीं, हाँ मेरा गला अलग है भाई, मैं पढ़ाने वाला आदमी हूं, तो आपको शायद वो कल्चर या वो आवाज मेरे मुंह से न दिखे जो म्यूजिक में होनी चाहिए। तो अगर आप कोई म्यूजिक के फॉन्ट हो तो आप मुझे जज मत कीजिएगा कि किस तरह से मैं इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कर रहा हूं।
सो सारे गामा पा धा नी ये वो 7 स्वर है जिनका अपना मतलब है। जा, सा, सज्जा, रे ऋषभ, ग गंधारा, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद। ये वो टर्म्स जहां से ही म्यूजिक की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। उसका पहला पिलर जो है वो पहला पिलर स्वर है। दूसरा पिलर राग। राग इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेलोडी। अगर किसी चीज को सही से कहा जाए, सही शब्दों में, सही राग में कहा जाए, कॉम्बिनेशन है स्वर का, मात्राओं का, क्योंकि यहीं से निकलता। आप में से कई लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, रामायण को पढ़ा होगा, उसमें आपको दोहा मिला, छंद मिला, चौपाई मिली, सोठा मिला, रोला मिला। इन सब का अपना एक राग है, वो मात्राओं से निकल कर आता है, ग्रामर से निकल कर आता है। अगर आप छंद को छंद के राग में नहीं पढ़ोगे तो कहीं से भी मेलोडियस नहीं लगेगा। जो मेलोडियस हमको होना चाहिए, जो हम रामायण को लेकर सोचते हैं कि यार रामायण किस तरह की होनी चाहिए, तो वो शायद आपको देखने को नहीं मिले। इसलिए राग काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर। इन एवरी राग देयर आर एटलीस्ट 5 स्वर, 5 स्वर उसमें मिनिमम होते ही हैं। Hence, there are 3 काइंड ऑफ राग होते हैं। 3 अलग अलग काइंड के प्रकार के क्या होते हैं, राग होते हैं। एक होता है ओडवा राग जिसमें 5 स्वर नोट्स होती है। एक होता है सदाव राग जिसमें 6 स्वर होते हैं। एक होता है संपूर्ण राग जिसमें सातों के सातों स्वर होते हैं। और इसी तरह से भारत का जो म्यूजिकल सिस्टम है वो बनता है। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में बात करें तो उसमें 6 प्रिंसिपल राग जो है वो निकल कर आते हैं, जो टाइम स्पेसिफिक होते हैं, सीजन स्पेसिफिक होते हैं, मूड स्पेसिफिक होते हैं। क्योंकि हर समय एक तरह के गाने नहीं बजाए जाते। गाने तो हमारे यहाँ रघुपति राघव राजा राम भी बजता है, पर वो बजता किसी और जगह पे, उसका पॉइंट अलग जगह हो गया। तो इस तरह से हर जगह म्यूजिक का अपना एक पार्ट हो गया, उसका एक सीन हो गया कि किस समय बजाया जाएगा, क्या बजाया जाएगा, मूड क्या है, मौसम क्या है। बारिश का मौसम है तो गाने अलग बजेंगे, कहीं और किसी चीज का मौसम है, सिचुएशन कुछ और है तो गाने अलग बजेंगे। वैसे कहते हैं ना कि जो गाने बारात में निकलते समय बज रहे हैं वो गाने फेरों के समय नहीं बज सकते, और जो फेरों में बज रहा है उस गाने के साथ हम क्या नहीं कर सकते, बारात किसी की प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, है ना। कि आप प्रोसेशन में बजाने लगे कि जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तो वो शायद वहां काम नहीं आएगा। तो वही कंडीशन यहां पर आती है कि ये सब हिंदुस्तानी म्यूजिक में सब टाइम स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा। जो 6 अलग अलग प्रिंसिपल्स राग जो है वो मिल जाएंगे। और इन 6 प्रिंसिपल राग के बारे में बात की जाए तो एक आता है आपका हिंडोला राग। हिंडोला राग जो समय इसका माना गया डॉन अर्ली, भोर में से गाया जाता है, जो स्प्रिंग समय जो मौसम है सीजन में होता है। मूड स्वीटनेस ऑफ यंग कपल, 2 कपल आपस में इन चीजों को, की बातों को समझते हैं, और उसी समय का ये जो म्यूजिक वो हिंडोला राग है। वैसे एक दीपक राग होता है जो नाइट के समय बजाया जाता है समर में, मूड कंपेशन। मेघ राग होता है जो मिड डे होता है, सीजन मानसून, मूड करेजियस। टाइम श्रीराग जिसमें इवनिंग के समय, सीजन विंटर, मूड ग्लेडनेस। मालकोस टाइम मिडनाइट, सीजन विंटर, मूड यूथफुल लव। और भैरवी मॉर्निंग, सीजन ऑटम, मूड पीस एंड डिवोशन। ये 6 राग ये कहां पर है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में। जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात करें तो हम 2 कैटेगरी में उसे क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा होता है कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको 6 राग मिल जाएंगे, कर्नाटिक म्यूजिक में आपको 6 अलग अलग राग नहीं मिलेंगे। वहां सिंगल राग उनका अपना चल रहा है, वो वहां इतनी फ्रीडम अलग अलग नहीं दे रखी जितनी फ्रीडम आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखने को मिलती है। अगला जो तीसरा पिलर है वो है ताल। ठीक है, म्यूजिक के साथ साथ म्यूजिकल आपकी वोकल के साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी साथ साथ उसी फॉर्मेट में आनी चाहिए, तभी जाके शायद एक सही सरगम जो है वो बन पाएगी। और उसी का ये कहता है कि बेसिस ऑफ रिदम अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन अ सर्कुलर मैनर। टोटल 32 काइंड्स ऑफ ताल जो है वो होती है, जिसमें रेंज ऑफ 3 बीट टू 108 बीट्स होती है, जिसमें 3 ताल मतलब 16 बीट्स। वो कपिल शर्मा शो में शायद आपने ताल तई देखा होगा, वही ताल का बजाना, तबले का बजाना, वो ताल कई चीजों को बताती है। क्लासिकल म्यूजिक और बाकी इन जनरल म्यूजिक में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बड़ा म्यूजिक वो फ्री रहता है, उसमें कोई नियम कायदे फॉलो नहीं किए जाते, वो जैसा अच्छा लग रहा है वैसा अच्छा लग रहा है। कोलावेरिडी आपने गाना सुना होगा, बड़ा पॉपुलर हो, जिसमें कौन सा म्यूजिक है, क्या है, वो एक म्यूजिक फॉर्म में है, लोगों को अच्छा लगा, पॉपुलर हुआ, बस दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल म्यूजिक में नियम कायदे घराना सब कुछ मायने रखता है और वो उसी फॉर्मेट में उसे गाया जाता है। अगर हम इंडियन म्यूजिक के बारे में बात करें तो इसको हम 4 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आपका क्लासिकल म्यूजिक, जिसके 2 स्टाइल्स है, हिंदुस्तानी स्टाइल और कर्नाटिक स्टाइल। हिंदुस्तानी स्टाइल जो नॉर्थ एंड वेस्ट वाले पार्ट में चलती है, और कर्नाटिक जो आपके जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर चलती है।
मॉडर्न में आपका रॉक है, जैज, पॉप, ब्लूज, ट्रांस, ये सभी कल्चर चलते हैं। इसमें कुछ हेड ऑन भी शायद वर्तमान में हो गया, जो रैप वो भी आपका किसका है, मॉडर्न म्यूजिक का हिस्सा है। फोक में अगर बात की जाए तो स्ट्रीट गीत हो गई, पनिहारी हो गई, वनावन हो गया, मांड हुआ, लावनी हुआ, ये सब आपके फोक म्यूजिक है और वो रीजन हिसाब से चेंज हो जाएंगे। मालवा का कुछ अलग होगा, राजस्थान का कुछ अलग, साउथ का कुछ अलग, तो नॉर्थ वाले में जम्मू एंड कश्मीर का कोई अलग म्यूजिक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए अदर फ्यूजन्स में तो सुगम संगीत मिलेगा, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, गाना संगीत, जो अपने लोकेशन और इंडिविजुअल के कारण आने वाले टाइम पीरियड में काफी पॉपुलर हो गए और वर्तमान में अपने आप में एक ब्रांच बन के रूप में जाने लगे म्यूजिक में। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपका आता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसके दो हिस्से आपने देखे, एक हिंदुस्तानी स्टाइल और दूसरा कर्नाटिक स्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी स्टाइल की, जो वैदिक टाइम से चलता है, जिसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा और आर्टिस्ट को पूरी आजादी दी गई। और जब इतनी आजादी दी गई तो सबने अपना एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक बना दिया, इसलिए हमको हिंदुस्तानी म्यूजिक में कंसेप्ट ऑफ घराना मिल जाता है कि सबका अपना एक घराना है। इसमें इमोशनल म्यूजिक देखने को मिलता है, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में फॉलो है। लगभग 6 राग इसमें देखने को मिलते हैं। रागा अडेयर्स टू टाइम, मूड एंड सीजन, हर एक मूड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अलग राग इसमें दे रखा है। ज्यादा एम्फेसिस जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को दिया गया है और धीरे धीरे टेम्पो जो है वो वेरी स्लो चल के लगकर धीरे धीरे उसे फास्ट किया गया। तो पूरा राग बेस्ड आपको क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक मिलता है। अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें यूज किया गया तबले को, सारंगी को, सितार को, संतूर को, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो इसमें यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमनली वायलिन और फ्लूट का उपयोग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक में किया गया। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में, जहां आपको घराना कल्चर मिलता है, क्योंकि आर्टिस्ट को फ्रीडम है नया ट्राई करने की। और जब आपको नया ट्राई करने का फ्रीडम मिलता है तो जो लोग कुछ अच्छा कर गए वो अपना एक अलग घराना जो है वो घराना सेट कर गए। कानपुर का अलग घराना, जयपुर का अलग घराना, ऐसे ग्वालियर घराना अलग हो गया, ऐसे अलग अलग घराना जहां से म्यूजिक अलग अलग तरह से स्टार्ट हो। वहीं अगर कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बात करें तो वो भी हमारा एक कल्चरल है, जिसका जो रिसेंट ओरिजिन का है, ज्यादा पुराना नहीं है, पर कंप्लीटली इंडिजीनियस है, उसके ऊपर कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं। इसमें कोई आजादी नहीं गई थी और ये आजादी न देने के कारण ही इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं आ पाया, वरना हम लोग तो किसी भी तरह से कुछ करें उसमें थोड़ा सा तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस ले ही आता है। जब पहाड़ी से मोमोज मध्य प्रदेश में आए या मालवा में आए तो हमने उन्हें बॉईल करने की बजाय हम उसे फायर करके लगने लगे। फ्राइड मोमोज हमारे यहाँ एक नया कल्चर निकल कर आया। तो हम तो उसमें फ्रीडम अगर मिली है तो हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ फ्रीडम नहीं दी गई इसलिए इंडिजीनियस बना हुआ। अगर फ्रीडम नहीं है तो कोई घराना नहीं बना। ये इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल म्यूजिक के रूप में जाना जाता है। मेनली पेनिनसुलर इंडिया में फेमस है। इसमें 72 राग के आसपास में है जो मुलाकरता जाना गया। रागा किसी टाइम और एनीथिंग किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसमें वोकल म्यूजिक को ज्यादा फोकस किया गया है ऑन द प्लेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का रोल होता है पर कम म्यूजिक, वोकल जो है उसको ज्यादा फोकस इसमें दिया गया। वहीं अगर कांस्टेंट टेम्पो इसमें देखने को मिलेगा जो शुरुआत से फास्ट रहेगा और थ्रू आउट आपको फास्ट मिलेगा। कंपोजिशन बेस्ड है और इंस्ट्रूमेंट में वीणा, मृदंग, मेंडोलिन जो है वो इसमें यूज किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है आपका क्लासिकल और कर्नाटिक म्यूजिक में, जहां से कई बार मैक्सिमम सवाल हमको देखने को जो है वो अलग अलग हिस्से में मिल जाते हैं। इसका म्यूजिक के बारे में अगर बात की जाए तो इसका अगला जो पार्ट होता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक की सब स्टाइल होती है, जिसमें आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिला। जैसे आपको ध्रुपद मिलेगा, ख्याल, धमर, ठुमरी, तराना और तप। ये 6 अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं सब स्कूल के रूप में। किसमें? हिंदुस्तान में। कर्नाटिक में तो फ्रीडम ही नहीं थी। जब फ्रीडम नहीं दी गई तो कोई नया स्कूल जो है घराना है उस घराना बन के उसमें निकल ही नहीं पाया। अगर कर्नाटिक हिंदुस्तानी के इन 6 अलग अलग घरानाओं को देखा गया तो इन घरानाओं में भी अलग अलग स्कूल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सॉरी, ये जो अलग अलग पार्ट आपके सब स्कूल है इनमें अलग अलग घराना मिल जाएंगे। सबसे पहला ध्रुपद घराना जो मदर ऑफ ऑल सब स्टाइल के रूप में जाना गया। वैदिक ओरिजिन है और टेम्पल्स, मंदिरों में इसका डेवलपमेंट हुआ। ऐसे हमारे यहाँ सभी चीजें स्पिरिचुअल रिलेटेड है भाई। आप भारत से धर्म को अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने भारत से धर्म को अलग किया, शायद भारत अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ही खो देगा। हर जगह यहाँ धर्म है। यहाँ धर्म है आपकी पेंटिंग्स में, यहाँ धर्म है स्कल्पचर्स में, यहाँ धर्म है आर्किटेक्चर में, यहाँ धर्म है डांस में, यहाँ धर्म है ड्रामा में और यहाँ धर्म है आपके म्यूजिक में, आपके गाने। सो बिना धर्म भारत की कोई पहचान नहीं।
ये जो वर्तमान में कहते हैं ना सेक्युलर, धर्म का क्या है, तो धर्म का ऐसा कुछ नहीं भाई, धर्म है तो हम है, और धर्म से ही हमारे राष्ट्र की पहचान है। सो ये रिलीजियस इसमें मिलेगा, प्रोनाउंसिंग ऑफ मंत्रा, प्रॉपर टोन, परफॉर्मेंस ऑफ ध्रुपद, अलाप एंड बंदिश इसमें देखने को मिलेगा, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो म्यूजिकल पार्ट्स के मिलते हैं, थीम रिलीजियस भी है, फिलोसॉफिकल, डिवोशन, सेलिब्रेशन ऑफ सीजन, ये सब होता है। ये राजा मान सिंह जो तोमर रहे ग्वालियर के, उनके द्वारा प्रमोट किया गया। अकबर ने इसे बड़ा फोकस किया, तानसेन, हरिदास, बेजू बावरा ये इसी कोर्ट से निकल कर आते। तब बेजू बावरा जो एक बड़े प्रोमिनेंट सिंगर रहे, जिसके ऊपर एक फिल्म शायद बन रही है बॉलीवुड में, और वो बनाई जा रही है रणवीर सिंह के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ सही फैक्ट्स जो उस फिल्म में दिखाए गए, क्योंकि बॉलीवुड ने जब जब इतिहास को हाथ लगाया है, बॉलीवुड ने इतिहास का नाश ही किया है। फिर आप किसी भी फिल्म को देख लीजिए, आप जोधा अकबर उठा लाइए, आप बाजीराव मस्तानी लाइए, आप अगर देखा ही जाए तो केसरी 2 उठाइए, या वर्तमान में एक वेब सीरीज सलाहकार आई उसको देखिए, जहां हर बार रॉन्ग फैक्ट्स दिखाए गए, जिसको लेकर एक वीडियो मैंने अपलोड किया भी है इन बीच में। सो ये वो ध्रुपद गायन को लेकर है। जब मैं ध्रुपद की ही बात करूं तो ध्रुपद में आपको अलग अलग घराना जो है वो मिल जाएंगे, जैसे आपका धगर घराना, जिसे जयपुर घराना के नाम से जानता है, जो दागरी बनी से रिलेटेड। वही आपका दरभंगा घराना जो बिहार में है, जो गुहर बानी से रिलेटेड है, जिसका फाउंडर जो है करताराम को कहा गया। वैसे ही बेतिया घराना जो बिहार में है, जो खबर बानी जो है खंदर बानी उससे रिलेटेड है, जिसे हैदर खान ने प्रमोट किया। और तलवांडी घराना जो पंजाब में है, जो नुहारनी बानी जो है, नोहारी बानी उससे रिलेटेड। ये अलग अलग घराना आपके ध्रुपद गायन से संबंधित है, जो सब स्टाइल है हिंदुस्तानी म्यूजिक। वहीं अगर आगे देखे जाए तो अगला जो घराना आता है वो ख्याल आता है। ख्याल म्यूजिक घराना नहीं, सॉरी, सब स्कूल आता है आपका, जिसे हम कहते हैं ख्याल म्यूजिक। ख्याल जैसा ख्याल है, आइडिया है, थॉट है, आपका ख्याल है, हमारा ख्याल है। सो ख्याल मीन्स आइडिया, थॉट और इमेजिनेशन, मोर फ्री और इन फ्लॉरी, जितना आप हो सकते हैं, जैसे करण जौहर की फिल्मों जैसे विद द शिफॉन साड़ी है, लाल उड़ते गुलाब के जैसे, जहां आपकी कल्पना में कुछ भी नहीं, उधर सूरज मध्यम हो रहा है, फिर आप जो भी करना चाहें। डिवाइन लव, सेपरेशन ऑफ लवर्स, प्रैंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये सब इसमें है। लिरिक ऑर्नामेंटल रहता है, ज्यादा शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, तान टेम्पो हाई होता है, परफॉर्मेंस अलग होता है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल करके इसके दो अलग अलग हिस्से जो है वो ख्याल म्यूजिक में देखे जाते हैं। जैसे घराना आपको दिखे थे कहां पर, ध्रुपद में, वैसे ही घराना आपको देखने को मिलते हैं ख्याल म्यूजिक में। इसमें भी 4 घराना, 4। ग्वालियर घराना जो ओल्डेस्ट है, जो विशु पुलस्कर के फेमस हुआ, उसके बाद रघुपति राजा राम जो है वो इसी ख्याल म्यूजिक का हिस्सा है, ठीक। फिर आपका किराना घराना जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जो भीमसेन जोशी गंगूबाई इसी घराना से आते हैं। पटियाला घराना जो जिसमें रिदम को इंपॉर्टेंट माना गया, इमोशन पे फोकस किया गया, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जिसमें बेगम अख्तर, नैना देवी जो है वो इसमें हिस्सा रहे। आगरा घराना जिसे रंगीला घराना के नाम से जाना गया, जिसमें रागा को इंपॉर्टेंस दिया गया, विजय किशलू, सीआर व्यास जो है वो इसी घराना से बिलोंग करते हैं, यहीं से आते हैं। तो ये 4 घराना ख्याल म्यूजिक के। अगला अगर सब स्कूल देखा जाए तो वो सब स्कूल है आपका धमर स्टाइल, धमर ताल, जिसमें इरेगुलर 14 बीट्स आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा फ्रीडम आर्टिस्ट को दी गई। थीम इरोटिक है, कृष्ण आपको हर जगह म्यूजिक में देखने को मिल जाएंगे, फेस्टिवल्स पे इसे बजाया जाता है। वही अगला स्टाइल आपका होता है जिसे हम ठुमरी स्टाइल कहते हैं, जो मिक्स्ड राग है, इसमें अलग अलग राग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लाइट एंड रोमांटिक वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसको ब्रज भाषा में भी गाया गया। 2 पूर्वी ठुमरी, पंजाबी ठुमरी, अलग अलग ठुमरी होती है। एक बड़ी पॉपुलर ठुमरी है कि आज की रात जरा बैठ कर प्यार से बातें कर ले, कल तुझे तेरे शहर चले जाना होगा। वो जो भी एग्जैक्टली राग मुझे नहीं पता, पर हाँ उसके लिरिक्स शायद मुझे पता, और ये ठुमरी ही आती है। हाँ, कल को ऐसा कोई बोल दे कि ठुमरी का हिस्सा नहीं है तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आई डू नॉट अवेयर मच अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ म्यूजिक। हम हमारी सिविल सर्विस का म्यूजिक चला लेते हैं कि जितना इस चीज के लिए रिक्वायर्ड है हम उतना काम हमारा कर लें। ठुमरी स्टाइल के अलावा अगला आपका तराना स्टाइल, जिसमें रिदम इज इंपॉर्टेंट, नो मीनिंग वर्ड, ठीक है, फास्ट टेम्पो इसमें देखने को मिलता है। जैसे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, मतलब निकले ना निकले हमको गाना है वो गाया जा रहा है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द प्रोड्यूसिंग रिदम, रिक्वायर स्पेशलाइजेशन स्किल फॉर द रिदमिक मैनिपुलेशन। आपको अगर ये आ रहा है, जैसे पंजाबी गानों में आपको देखने को मिल रहा है, हरियाणवी में, ठीक है, लिरिक्स गए भाड़ में, म्यूजिक है, रिदम है, वो रिदम के साथ में चलता है। हाँ, वो क्लासिकल का हिस्सा नहीं है, पर हाँ वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर तराना में स्टाइल में देखने को मिलता है। वैसे एक थप्पा स्टाइल है जो पंजाब में निकल कर आया, जो इनिशियली जो कैमल ड्राइवर्स होते थे उनके द्वारा नॉर्थ वेस्ट में गाया जाता था। क्विक फ्रेजेस इसमें यूज किए जाते थे, शॉर्ट तान होती थी बिना किसी इलोब्रेशन के।
स्टाइल अभी खत्म होने वाला है, एक फेमस आर्टिस्ट मियाद सोदी इस स्टाइल के हैं, बाकी हमने जनरली इसका कल्चर जो है वो खत्म हो गया। ये वो स्टाइल जो सब स्टाइल के रूप में जाने गए हिंदुस्तानी म्यूजिक के। इसके अलावा और भी स्टाइल्स जो हैं वो देखने को मिलती है क्लासिकल फॉक्स में, जैसे सुगम संगीत है, रविंद्र संगीत है, हवेली संगीत है और गाना संगीत है, जो दोनों भी आपके हिंदुस्तानी और फोक का एक कॉम्बिनेशन जो है वो मिलता है। क्योंकि हमने इसको इसी तरह से क्लासिफाई किया था तो वो उसका हिस्सा ही निकल के आता है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आता है सुगम संगीत। डिवोशनल सॉन्ग्स यहां से निकल कर आए, हर धर्म में अलग अलग तरह से ये देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म में भजन होते हैं जिसमें गॉड भगवान के जो प्रेज है वो की जाती है, जिसमें मीरा, नानक, कबीर ने गाया। कीर्तन होते जो बंगाल रीजन से निकल कर आया, जिसमें म्यूजिक डांस दोनों होता है, जिसमें गीता गोविंदा का एक इन्फ्लुएंस जो वो देखने को मिलता है। कीर्तन तो हर मंदिरों में जनरली देखने को मिलता है। एक होता है शबद जो पंजाब में सिख गुरु द्वारा गाया गया, कव्वाली जिसमें सूफी एलिमेंट्स होगा जिसे अमीर खुसरो ने शुरू किया, अभंग जो महाराष्ट्र में नामदेव तुकाराम द्वारा शुरू किया गया, और भतियाली जो बोट सॉन्ग बंगाल डिवोशनल के रूप में जाना गया। वैसे ही आपका तेवाराम जो है तमिलनाडु में 70s के द्वारा शुरू किया गया गजल, जो पर्शियन इन्फ्लुएंस के बाद इंडिया में डिवोशनल फॉर्म में शुरू हुई। इसी तरह से इंडिपेंडेंट कपलेट्स जो है मिस्ट्रियल, सेक्युलर और फिलोसॉफिकल आइडियाज इसमें देखने को मिलेगा। मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर ये फेमस आर्टिस्ट के रूप में इसमें जाने गए, जो सुगम संगीत या फिर आपके इस पार्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे सुगम संगीत होता है वैसे ही आपका रविंद्र संगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया यह संगीत जो वर्शिप, नेचर, लव, सेलिब्रेशन को डाक करता है, और उनका अपना एक कल्चर उन्होंने निकाल कर लाया, इसलिए इसे हमने रविंद्र संगीत का नाम दे दिया। कल को आप अपना संगीत जो है वो शुरू कर सकते हैं अगर आप में लिरिक्स मेकिंग कैपेसिटी है, म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप रखते हैं। अभी तो यूपीएससी निकालो वो ज्यादा अच्छा है। आगे अगर बात करें तो आपका हवेली संगीत आता है, जो टेम्पल में म्यूजिक किया गया। वहीं राजस्थान की जो हवेली है वहां पर प्रीच किया जाता था, वहां बजाया जाता था, और वहीं से ये जो है वो काफी फेमस हुआ राजस्थान और गुजरात में। पुष्पमागरी संप्रदाय जो है वहां से ये बिलोंग करता है। अगला पार्ट आपका गाना संगीत। ठीक है, अपनी एग्जाम्पल एक दे रखा है कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, आजाद हुई तो, या जो भी ऐसे बड़े एग्जाम्पल, वंदे मातरम, ये गाने सब गाना संगीत से आते हैं। जनरली संग इन कोरस कैरिंग सम सोशल मैसेज। ठीक है, यूजुअली अबाउट फ्रीडम, कम्युनिटी स्ट्रेंथ, पेट्रोटिज्म से निकल कर आता है। तो जो आपके वंदे मातरम जो अभी आप गाते हो बड़ा छोटा है, इसका जो वास्तविक रूप है वो काफी अच्छा है। जनरली संघ द्वारा ये गाया जाता है, अडॉप्ट किया गया और वास्तविकता में बड़ा प्यारा है। हम आपको इंसिस्ट करेंगे कि जो कंप्लीट वंदे मातरम है एक बार आप सुनिएगा चलो। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। गाना संगीत जो है उस गाना संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के जो है, इसी के अगर पार्ट में देखा जाए तो कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, जिनको आप कैरेक्टराइज कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में। जैसे एक होता है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें इधर से हवा डाली जाती है उधर से आवाज निकलती है, जैसे आपका फ्लूट हुआ, पुंगी हुआ, माउथ ऑर्गन हुआ, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, एरोफोन हुआ, ये सब सुशीर वाद्य के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा होता है अनुवाद म्यूजिक, या सॉरी अवानंद म्यूजिक, जिसमें आपको एक साउंड जो है वो ठोकने पर मिलता है, जिसमें एक एडिशनल लेयर जो है वो डाली जाती है किसी होलो स्पेस पे, जैसे तबला, ढोल, पखवाज, ये सब आपके क्या है, ये अवानंद म्यूजिक के रूप में जाने जाते हैं। तार वाद्य जिसमें एक स्ट्रिंग जो है वो दे रखी है, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाया जाता है, जिसमें आपका गिटार हो गया, वायलिन हुआ, रनाद, संतूर, ये सब तार वाद्य में आते हैं। और घना वाद्य जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें रिदी पे आती है, जिसमें घुंघरू हो गया, आपका डांडिया, जो दो लकड़ी के मिलकर डांडिया हुआ, मटकी हुआ जिसको बजाते हैं, उसमें कोई एडिशनल एट्रीब्यूट यूज नहीं किया जाता, उसी सॉलिड से ही आवाज निकाला जाता है। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप सॉलिड या घना वाद्य के रूप में जानते हैं। तो ये सेपरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको म्यूजिक में देखने को मिलेंगे, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। वही अगर इसी आधार पर देखा जाए तो एक आपका कौन सा कर्नाटिक म्यूजिक है, जिसके बारे में शायद पहले ही बता दिया कि उसमें कोई घराना वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता, तो वहीं पे खत्म हो जाता। तो ये वो हिस्सा है जो म्यूजिक से फॉर्म है। और अच्छा, जो मैंने वाद्य यंत्र बताया ये सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, ये कर्नाटिक और हिंदुस्तानी दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ये वो हिस्सा थोड़ा सा छोटा है, पर हाँ यहां से सवाल बनने की संभावना है प्रबल। तो ये आपको एग्जामिनेशन के आधार पर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक बार गो थ्रू आप जरूर होइएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।